नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। 7 के पंच में सबसे पहले बात देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स की। यहां अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बैठे नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने यह रोक एम्स प्रशासन की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाई, जिसके बाद एम्स प्रशासन और नर्सिंग एसोसिएशन के बीच बातचीत शुरू हुई है, जो अब तक जारी है। बातचीत के नतीजे के बाद ही कोई फैसला होगा। हाईकोर्ट भी 18 जनवरी को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। हमारे डायरेक्टर साहब का एक वीडियो आया था, उसमें उन्होंने यही बोला था कि हमने उसमें से 22 डिमांडें पूरी कर दी है। हम इनसे यही पूछ रहे हैं, हमारा कौन सी डिमांड पूरी की है? जो अच्छी से 5 डिमांड आप बता दीजिए, हमारा जो 23 से क्या करेंगे? या तो दम टूटेगा, नहीं तो एम्स समझे अपना। हम तो इसके सहारे आए, एक मंदिर मस्जिद जो होता है यहाँ समझ करके आए कि यहाँ जान बचेगा, तो यहाँ जान बचना मुश्किल पड़ रहा है। ये तस्वीरें देश की चिंता को बढ़ाने वाली हैं और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह को समझिए। देश में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है, वैक्सीन अभी आई नहीं है और ऐसे नाजुक हालात में देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स का नर्सिंग स्टाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया। देश के कोने कोने से आए मरीजों की देखभाल करने वाला दिल्ली एम्स का नर्सिंग स्टाफ अस्पताल के बाहर बैठकर नारेबाजी कर रहा है। दिल्ली एम्स में करीब 5000 नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर हैं। अब आप उन बड़ी वजहों को भी जान लीजिए जिसकी वजह से एम्स में हड़ताल के बादल छा गए। नर्सिंग स्टाफ की जो बड़ी मांगे हैं, उनमें छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग की है। स्टाफ की भर्ती में लैंगिक आरक्षण को भी खत्म करने की मांग की गई है। एम्स में कॉन्ट्रैक्ट बहाली बंद करने के साथ ही कामकाज के समय को कम करने जैसी मांगे हैं। देश के नामी अस्पताल में हड़ताल का असर भी दिखने लगा। अस्पताल में भर्ती मरीजों के तीमारदारों के मुताबिक वार्ड में नर्सेज नहीं हैं और डॉक्टर और सीनियर डॉक्टर मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल के दौरान रेजिडेंट डॉक्टर ओवरटाइम कर रहे हैं। फाइनल ईयर के नर्सिंग छात्र भी ड्यूटी पर हैं। फाइनल ईयर के MBBS छात्रों की भी तैनाती है। मरीजों के तीमारदारों को भी मदद करने को कहा गया है। भर्ती मरीजों की देखभाल के लिए रिसर्च स्टाफ को लगाया गया। एम्स में हड़ताल के दौरान बाहर से आने वाले मरीजों को भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। ऐसे ही एक मरीज धर्मेंद्र सिंह हैं, जो बिहार से अपने पैरों का इलाज कराने दिल्ली के एम्स पहुंचे, लेकिन अस्पताल में हड़ताल की खबरों ने इनकी मुसीबतों को और बढ़ा दिया। समस्या तो पहले इलाज, हमको यहाँ न ठहरने का जगह है, न मेन तो इलाज कराना। तो हम इमरजेंसी में ट्रेन से किसी तरह अपना फैमिली के साथ यहाँ पहुँचे तो यहाँ देख रहे हैं हम कि ये तो हड़ताल मतलब चल रहा है। धर्मेंद्र सिंह की तरह और भी कई मरीज हैं, जिन्हें एम्स पहुंचने पर इलाज की जगह सिर्फ निराशा मिल रही है। नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल पर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने नर्स यूनियन से हड़ताल खत्म करने की भावनात्मक अपील की है। In this time of the pandemic and during the year of the nurse and midwife, I appeal to all the nurses, all the nursing officers, not to go on strike and not to make us feel embarrassed about the dignity that we have as far as the nurses are concerned. I therefore appeal to all of you to come back and work and really help us get through this pandemic. स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने भी मानवीय आधार पर एम्स के नर्सिंग स्टाफ से हड़ताल वापस लेने की अपील की है। नर्सेज एसोसिएशन के माध्यम से जो भी मांगे उनके द्वारा एम्स प्रशासन के पास रखी गई है, पूरे उस पर निश्चित रूप से गंभीरतापूर्वक विचार होगा, लेकिन उन्हें हड़ताल वापस करना चाहिए, ऐसा हमारा आग्रह है। नर्सिंग स्टाफ से अपील के अलावा स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कल एम्स के नर्सिंग स्टाफ को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि नर्सिंग स्टाफ पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की बात की है। स्वास्थ्य सचिव की कार्रवाई की बात करने वाली चिट्ठी से भी नर्सिंग यूनियन नाराज है। यूनियन के अध्यक्ष हरीश काजला के मुताबिक मांगे पूरी होने तक स्टाफ की हड़ताल जारी रहेगी। कौन सी डिमांड मानी? कोई 2 डिमांड का नाम ले दो कि ये मान ली गई है।
कल उन्होंने साफ झूठ बोला है और इसी झूठ को लेके सारी नर्सेस गुस्से में। नर्सिंग स्टाफ ने हड़ताल के लिए 1 महीने पहले ही नोटिस दे दिया था, जिसके बाद एम्स ने नर्सों की कॉन्ट्रैक्ट भर्ती का विज्ञापन निकाल दिया, जिससे नाराज होकर नर्सिंग यूनियन ने मंगलवार की जगह सोमवार से ही हड़ताल शुरू कर दी और आज नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल के बीच ही एम्स में नर्सिंग स्टाफ की कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती भी शुरू हो गई। पर बेसिल की ओर से दरअसल ये आउटसोर्सिंग के जरिए ये रिक्रूटमेंट किया जा रहा है और यहाँ पर जो बेसिल की ओर से एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर इंटरव्यू की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ा रहे हैं और यहाँ पर तमाम कैंडिडेट्स भी मौजूद हैं जो कि इंटरव्यू के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ नर्सेज की रिक्रूटमेंट के लिए दरअसल एम्स प्रशासन का ये कहना है, चूँकि लगातार हड़ताल पर है तमाम नर्सेज एसोसिएशन। बंगाल में चुनाव को लेकर रोज अलग अलग तरह के विवाद सामने आ रहे हैं। बंगाल में जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले का मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। दिसंबर 2020 ये वो तारीख है जिस दिन से बंगाल की सियासत गरमाई हुई है। वजह है कोलकाता के डायमंड हार्बर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ममता बनर्जी के गढ़ में जनसंपर्क के लिए पहुंचे थे, लेकिन नड्डा के काफिले पर पत्थरबाजी हुई। इस घटना के बाद बीजेपी हमलावर है। टीएमसी को अराजक और सीएम ममता को तानाशाह बताते हुए लगातार हमले बोल रही है। इसी हमले पर ममता और केंद्र सरकार में सियासी जंग छिड़ी हुई है। केंद्र के खेमे में गृह मंत्रालय और राज्यपाल हैं, तो दूसरी तरफ बंगाल की सीएम ममता अपनी पुलिस के साथ केंद्र से दो हाथ कर रही है। अब इस चुनावी बवाल में चुनाव आयोग की भी एंट्री हो गई है। बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हुए हमले को लेकर बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। बीजेपी के इस प्रतिनिधि मंडल में स्वप्न दास गुप्ता और लॉकेट चटर्जी समेत कई और नेता शामिल थे। डायमंड हार्बर लोकसभा किसका है हम लोग जानते हैं, तो वो लोकसभा में सब लोग को पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद भी ऐसा हो गया है, पुलिस के सामने हुआ है। तो इसमें तो पूरा पश्चिम बंगाल में जनता है पूरे तो डरे हुए है। इसके लिए उन्होंने किया है, क्योंकि अगर सब लोग डरे हुए होता है तो वोट देने के लिए तो बाहर नहीं आएंगे। तो ये डरने का परिस्थिति उन लोग का प्लानिंग है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पुलिस ममता सरकार के दबाव में काम कर रही है। साथ ही बीजेपी ने बंगाल केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती और राज्य में जल्द से जल्द आचार संहिता लगाने की मांग की है। इस बीच एक बड़ी खबर ये कि टीएमसी के बागी विधायक शुभेंदु अधिकारी को गृह मंत्रालय ने जेट सिक्योरिटी दी है। शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती होगी। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल पुलिस की जेट सिक्योरिटी सुरक्षा छोड़ दी थी। इसी को लेकर आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा से जुड़ी कई अहम बातें थी। बंगाल के इस बवाली चुनाव को देखते हुए बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई है। विजयवर्गीय के पास पहले से ही जेट सिक्योरिटी लेयर की सुरक्षा है। खबर है कि बंगाल में हिंसा के दौर को देखते हुए 3 और नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही गृह मंत्रालय विजिटिंग वीआईपी यानी बंगाल में बाहर से आने वाले नेताओं की सुरक्षा भी बढ़ाए जाने पर विचार कर सकता है। इसके लिए केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। इस चुनावी बवाल और सियासी गहमागहमी के बीच गृह मंत्री अमित शाह 20 तारीख को बंगाल के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान अमित शाह विश्व भारती विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे। एक दलित के घर भोजन और जनसभा भी करेंगे। कुछ महीनों पहले ही शाह ने बंगाल का दौरा कर बीजेपी का चुनावी शंखनाद किया था। कुल मिलाकर कहें तो बंगाल के इस बवाली चुनाव में चुनावी दांवपेच से ज्यादा हिंसा की चर्चा हो रही है।
जुबानी जंग से ज्यादा सड़क पर जोर आजमाइश देखने को मिल रही है। इसी वजह से बंगाल के इस चुनाव को बवाली की संज्ञा दी जा रही है। लेकिन ये बवाल लोकतंत्र पर एक सवालिया निशान है, जिसको लेकर ममता सरकार लगातार सवालों के घेरे में है। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने कल दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर को पूरी तरह बंद करने का ऐलान किया है। एक तरफ किसान आंदोलन पर सियासी घमासान मचा है, तो दूसरी तरफ इस आंदोलन पर कॉर्पोरेट वॉर की शुरुआत हो चुकी है। 20 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर घमासान मचा हुआ है। किसान पूरे लाव लश्कर के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का ये प्रदर्शन केंद्र सरकार के नए किसान कानून के विरोध में है और इस आंदोलन से भड़की आग की आंच देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट घराने की दहलीज तक पहुंच गई है। किसान आंदोलन में लगे ये पोस्टर चर्चा का विषय बने थे और अब इन्हीं पोस्टर के हवाले पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया जा रहा है। रिलायंस जियो ने ट्राई को चिट्ठी लिखकर शिकायत की है। किसान आंदोलन की आड़ में एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी टेलीकॉम कंपनियां जियो के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही हैं और जियो के खिलाफ मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी का कैंपेन चला रही हैं। जियो ने अपने ट्राई को लिखी चिट्ठी में लिखा है, उत्तर भारत में एयरटेल और वोडाफोन आइडिया अपने कर्मचारियों, एजेंट और रिटेलरों के द्वारा पंजाब और उत्तर भारत में लोगों को भ्रमित करने का कैंपेन चला रही है। इस वजह से बड़े तादाद में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की दरख्वास्त आ रही है और इसके पीछे लोग किसान आंदोलन का हवाला दे रहे हैं। और अब ये दुष्प्रचार न सिर्फ उत्तर भारत बल्कि महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों में भी जियो के बहिष्कार का कैंपेन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर चलाया जा रहा है। इस चिट्ठी के साथ ही जियो ने कुछ ऐसी तस्वीरें भी ट्राई को भेजी हैं, जिसमें जियो के खिलाफ दुष्प्रचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या वाकई रिलायंस का आरोप सही है? इसी को लेकर संवाददाता अंकित गुप्ता ने कुछ ऐसे किसानों से बात की जिन्होंने अपना नंबर जियो से पोर्ट करवाया है। वैसे भी सर ਅਸੀਂ पोर्ट कराना ही सीगा, ਇਹ देख लिया ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ पोर्ट कराता, नहीं पंजाब जाके पोर्ट करा ਲੈਣਾ ਸੀ। पोर्ट ਤਾਂ ਅਸੀਂ नंबर कराना ही है जी, ठीक है जी। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ जियो ने ਸਾਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਕਸਟਮਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਜਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਲਗੂਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। हमारी पड़ताल में किसानों ने बताया कि वो अपनी मर्जी से नंबर पोर्ट करवा रहे हैं। अंबानी और अडानी जैसे कॉरपोरेट घरानों को लेकर विरोध तो है ही, लेकिन इसका मोबाइल नंबर पोर्ट करवाने से कोई संबंध नहीं है। आंदोलन की गूंज से कॉरपोरेट जगत में भड़के इस विवाद पर एयरटेल ने सफाई दी है। एयरटेल ने जियो की शिकायत पर अपना पक्ष रखते हुए कहा, कुछ प्रतिद्वंदी हमें उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानते हैं कि वो निराधार आरोप लगाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कैसी भी रणनीति अपना सकते हैं और डराएंगे, धमकाएंगे। हमने हमेशा पारदर्शिता के साथ कुछ ऐसा काम किया है जिस पर हमें गर्व है। यहाँ आपको बता दें कि आर्थिक संकटों से जूझती आइडिया का कुछ समय पहले ही वोडाफोन में विलय हो गया था, जिसके बाद वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क VI के नाम से दिखने लगा। VI यानी वोडाफोन और आइडिया सिद्धांतों के साथ अपना कारोबार करती है। रिलायंस जियो द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। हमारी प्रतिष्ठा खराब करने की कोशिश की जा रही है। हम इस तरह की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी का खंडन करते हैं। जानकारों का मानना है कि किसान आंदोलन के बाद लोगों ने जियो से बड़े तादाद में नंबर पोर्ट करवाया है, जिससे रिलायंस जियो को काफी नुकसान पहुंचा है। साफ है कि किसान आंदोलन पर जहां एक तरफ देश में सियासत गरमाई हुई है, तो दूसरी तरफ कॉरपोरेट जगत में भी कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है। अब देखना ये है कि ट्राई इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देता है।